Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you are fine and doing your study well. Today we are going to talk about your next topic. आज हम आपके नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करें. प्रायरली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, हम इससे पहले जो डिस्कस कर चुके हैं वो चीज़ को आपको माइंड में रखना है ताकि आपको चैप्टर समझ में आ सके. So till now we have discussed, finally we have discussed how the socialism emerged into the European countries. कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सोशलिज्म कैसे फैला वो हमने डिस्कस कर लिया है. वी हैव इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडिया ऑफ द फिलोसफर्स हु ट्राइड टू ब्रिंग द सोशलिज्म इनटू द यूरोप, जिन्होंने सोशलिज्म को लाने के लिए कोशिश की थी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट, हमने सारा डिस्कस कर लिया है. एंड व्हाट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दे कैप्ट इन द माइंड, दैट इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. किस तरह की उनकी आइडियोलॉजी थी वो भी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं. टुडे फाइनली वी आर स्टार्टिंग योर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर, दैट इज रशियन रेवोल्यूशन. तो आज हम जो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो रशियन रेवोल्यूशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि रशियन रेवोल्यूशन है क्या. जैसे मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, कल भी आपसे पूछा था कि क्या एक पर्टिकुलर इवेंट था या फिर कुछ इवेंट्स थे. तो हम यहाँ पे मेजर 2 इवेंट्स के बारे में जो जानते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो रशियन रेवोल्यूशन, तो हम इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या रशियन रेवोल्यूशन का एम्पायर क्या था, कौन वहां पे राजा था, कौन क्या करता था और कौन से इवेंट्स को हमने रशियन रेवोल्यूशन कहा है या किस टाइम पीरियड के अंदर ये रेवोल्यूशन हुआ था. तो दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, राइट. चलिए लेट अस बिगिन विद द थिंग. वी आर स्टार्टिंग अवर सेकंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर, दैट इज रशियन रेवोल्यूशन. अभी हमारे पास रेवोल्यूशन में क्या हुआ 1917 के अंदर, फरवरी 1970 के अंदर जो रशिया के अंदर मोनार्की, जिनकी मोनार्क जो राजा जो राज करता था उसको हटा दिया जाता है. दैट इज इन फरवरी 1917. उसके बाद क्या होता है आपका सोशलिस्ट, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं सोशलिस्ट के आइडियाज, कार्ल मार्क्स के आइडियाज, वो आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले लोग क्या करते हैं आपका, दे टुक ओवर द गवर्नमेंट. सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया तो अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1970. तो हमारे यहाँ पे देखिए मैंने 2 मेजर इवेंट्स बोले आपको. फरवरी से स्टार्ट होता है ये आपके जो इवेंट्स होते हैं इस बीच से, और अक्टूबर 1970 जब तक मोनार्क को थ्रो नहीं किया जाए, ओवरथ्रो नहीं किया जाता है, तो उन सबको हमने रशियन रेवोल्यूशन का नाम दिया है. सो इसमें हम लोग मेजर इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह के इवेंट्स हुए, कैसे क्या सिचुएशन थी, व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस. सो वी हैव 2 मोर क्वेश्चन हियर. हाउ डिड ऑल दिस हैपन इन रशिया. ये रेवोल्यूशन जो हुआ ये रशिया के अंदर कैसे हुआ, what were the steps taken by the socialist, कैसे सोशलिस्ट पावर में आए, and what steps they had taken at that time, and what were the social and the political condition in Russia. अब जब ये घटनाएं घटी या ये जो हमारे इंसिडेंट हुए, the 2 incident, what kind of political situation and the socialist structure, society का structure कैसा था. So what was the social structure at that time, we are going to talk about all this. कि लोगों ने रिवोल्ट जो किया तो वो क्यों किया, तो उस हमारी चीज उसी में आ जाती है. अगर हमें स्ट्रक्चर समझ में आता है कि समाज का स्ट्रक्चर किस तरह का था, पॉलिटिकल क्या चेंज लोग चाह रहे थे, तो हमने इन चीजों के बारे में पहले पढ़ लिया है. हमने कुछ आइडियोलॉजीज के बारे में, तो अभी तक जो हमने जाना था वो कंजर्वेटिव्स के बारे में जाना था, लिबरल्स के बारे में जाना था, और हमने रेडिकल्स के बारे में जाना था. अब धीरे धीरे करके जो आइडिया थे इनसे हटकर हमारे पास आइडिया आ गए थे सोशलिस्ट. जो यूरोपियन कंट्रीज में सोशलिज्म आया, तो वही सोशलिज्म हमारे पास कहाँ पे आपका रशिया के अंदर स्टार्ट हुआ. तो क्या किस तरह का समाज था उस समय, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जिन पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर ये चेंज आया, जो वहां का राजा था, राजा को हटाकर और वहां पर आपकी सोशलिस्ट ने अपनी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि रशियन का बैकग्राउंड हम लोग पढ़ते हैं. जो रशियन एम्पायर है जो आज हम देखते हैं रशिया, उस समय का जो रशिया था इट वॉज क्वाइट डिफरेंट. इसमें हमने रशिया एंड इट्स एम्पायर के बारे में जाने, यानी कि रशिया कंट्री जो था वो आज का जो सिस्टम है वो, और उसके साथ साथ जहां जहां रशिया ने अपना अधिकार कर रखा था, कौन कौन से कंट्री थे इसमें शामिल, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. द रशियन एम्पायर इन टू द 1914 तक जो रशिया का एम्पायर था वो किस तरह का था, कौन कौन से कंट्री इसमें शामिल थे. वेरी फर्स्ट थिंग इट कि 1914 के अंदर जो किंग था वो रशिया का वो कौन था, सार निकोलस सेकंड. The king was the Tsar Nicholas II. तसार भी बोल देते हैं, तसार निकोलस सेकंड was there who ruled on the Russia. जिसने रशिया पे क्या हुआ था आपका, आप इसमें आपकी फोटो दी हुई है आपके बुक में, आप देख सकते हैं आपका द पर्सन, उसकी आपकी फोटो उसमें दे रखी है आपकी तसार निकोलस सेकंड की. रशिया एंड इट्स एम्पायर. अभी रशिया
रशिया अब जो फिलहाल का रशिया है वो तो था, इसके साथ कौन कौन सी और दूसरी कंट्री इसमें शामिल थे, जिसको यूएसएसआर के नाम से जानता है, यूनाइटेड सोवियत संघ रशिया के नाम जाना जाता था। दैट इज द प्रेजेंट डे कंट्री इज लाइक, आज की जो कंट्री हैं जो पहले रशिया के अंदर शामिल थे, आज का रशिया प्लस इसमें लाटविया, लाटविया कंट्री था वो था आपका लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड। देखिए रशिया का आपने अभी नेक्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ेंगे, ट्रीटी ऑफ वर्सले के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वर्सले, जब नेपोलियन को हरा दिया गया था, नेपोलियन बोनापार्ट को, तो जो फ्रांस है, फ्रांस की जो बाउंड्री है उन पर पोलैंड आपका था वहां पर, तो वो उसका पार्ट किसको मिला था, रशिया एम्पायर के अंडर आ गया था। बिकॉज रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया इन्होंने मिलकर किसको हराया था, नेपोलियन को हराया था। उसके बाद यूक्रेनिया है, बेलारू है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये देखिए सारे सिंपल से आपके। तो मेन हमारे पास लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेनिया, बेलारू, जॉर्जिया, अल्बेनिया और हमारे पास अजरबैजान जैसे कंट्री जो थे वो हमारे यूरोपियन जो हमारा रशियन कंट्री है, रशियन एंड इट्स एम्पायर के अंडर बनाते थे। अब देखिए सिंपल सी बात, इतना बड़ा एम्पायर होगा तो हम लोग अगर इसमें डिफरेंट काइंड, अगर हम इसके रिलीजन की बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट द रिलीजन इन दिस कंट्री, सो हम देख रहे हैं सीधी सी बात है, काफी बड़ा है आपका। पोलैंड पोलिश लैंग्वेज यूज करते थे, लिथुआनिया डिफरेंट कंट्री है, एस्टोनिया अलग कंट्री है, यूक्रेन अलग, तो इनमें अलग अलग धर्म के लोग। तो इसमें क्या मेजोरिटी थी, मेजोरिटी की अगर हम बात करें, मेजोरिटी रिलीजन हुआ था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, क्योंकि रशिया बड़ा है तो ज्यादातर जो धर्म यहाँ पे मिलता, तो क्या रशिया के अंदर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो थी वो यहाँ पे आपका ज्यादा डोमिनेट करते थे इस पूरे एम्पायर के अंदर। अब इस एम्पायर में कौन सी दूसरी, जो जैसे दूसरे कंट्री पे इन्होंने अधिकार किया हुआ था, तो वहां पे जो रिलीजन थे वो कौन थे, एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स। कैथोलिक्स ये ग्रीक की तरफ से हमारे पास कैथोलिक्स है, प्रोटेस्टियंस। अब कैथोलिक और प्रोटेस्टियन में क्या फर्क था, देखिए सिंपल सी बात है। कैथोलिक्स तो वो लोग थे जो पुराने रीति रिवाजों को मानते थे और जो चर्च की सुप्रीमेसी को मानते थे, लेकिन प्रोटेस्टेंट वो लोग थे जो ये जो उनकी चर्च, जो कैथोलिक चर्च थे, उनके अंदर जो इविल्स थी, जो बुराइयां थी, उनको हटाकर अगर हम अपनी चीजों को मानते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहते थे, तो उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। यानी कि जो पुरानी चीजों का विरोध करते थे, यानी कि दोज हु वर फॉलोइंग द करेक्ट थिंग्स, दे वर द प्रोटेस्टेंट्स। एंड इसके साथ साथ कौन था आपका, जैसे मैंने अभी अजरबैजान के बारे में डिस्कस किया था, मुस्लिम कंट्री है, तो वहां पे मुस्लिम कंट्री थी, अल्बेनिया हो गया हमारे पास, इसके जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग थे वो भी इसमें शामिल थे। इसके साथ साथ चाइना की जो बाउंड्री साथ में लगती है रशिया की, तो वहां पर बुद्धिस्ट लोग भी वहां पे आपके पाए जाते थे। यानी मतलब वो काफी ज्यादा यहाँ पे इतने बड़े रीजन के अंदर जो वेराइटी ऑफ रिलीजन है वो भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया हमारे पास एम्पायर कि रशिया का एम्पायर क्या था, मेजर कंट्री इसमें कौन कौन से, आज का प्रेसिडेंट का जो रशिया था उसके साथ साथ दूसरे जो कंट्री थे वो भी इसमें शामिल थे। अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे आपके हमें देखने को मिले। मेजर जो हमारे पास है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी हम बात करेंगे। अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट वाज द मेजर रिलीजन ऑफ द रशियन एम्पायर, दैट इज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। के अलावा अगर आपसे पूछता है देन वी हैव कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम लोग भी वहां पे थे और बुद्धिस्ट भी लोग वहां पे शामिल थे, जहां जहां तक इसकी बाउंड्री शामिल अगर हम करते हैं तो। व्हाट इज नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कि उस समय जब हमारा त्सार निकोलस II था, उस समय क्या इकोनॉमी थी, किस तरह के लोग थे, क्या उनका प्रोफेशन था, क्या इंडस्ट्रियल्स थी या नहीं थी। इकोनॉमी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एंड सोसाइटी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रशियन इकोनॉमी कि एट द टाइम ऑफ 1914 किस तरह की इकोनॉमी वहां पे थी, लोगों का मेन प्रोफेशन क्या होता था। देखिए इट वॉज मेनली एन एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी। ज्यादातर जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि ज्यादातर लोग किस चीज का काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे। मींस द पीपल वर वर्किंग ऑन द फील्ड्स, खेतों पे काम करते थे। सो एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी थी। ज्यादातर जो कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती थी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती थी। इसमें कितना था आपका 85% पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो रशिया की जो 85% पॉपुलेशन है, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि 85% लोग हैं, 100 में से 85 लोग क्या क्या काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का काम करते। अब वो क्या करते थे, कल्टीवेटर्स यानी कि फसल उगाने वाले जो लोग थे, प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। अब वो इतने बड़ी इकोनॉमी है तो ऑब्वियसली बात है वो मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे
एज वेल एज देयर ओन नीड ऑल्सो, और अपनी खुद की जो आवश्यकताएं थी उनको भी पूरा करने के लिए प्रोडक्शन किया जाता था। अब इसके बाद क्या, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम, क्योंकि हमने देखा कि ब्रिटेन के अंदर तो बहुत पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था, जब इंडस्ट्रीज क्या, हमारे जो रशियन कंट्री हैं उनके अंदर इंडस्ट्री स्टैब्लिश थी, बिल्कुल इंडस्ट्रियां भी थी, बट इंडस्ट्रियां वर फाउंड इन पॉकेट। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियां थी। मेजर जो एरिया बताए हैं आपके इंडस्ट्री की वो पीटर्सबर्ग और मॉस्को, दो मेजर रीजन बताए हैं आपके जहां पे इंडस्ट्रीज थी। पीटर्सबर्ग, दैट इज पीटर्सबर्ग एंड द मॉस्को वर द मेजर एरिया। जो मेजर एरिया था आपका जहां पे इंडस्ट्रियां लगी थी आपका पीटर्सबर्ग थे और मॉस्को थे, लेकिन जो प्रोडक्शन जो किया जाता था, मैक्सिमम जो प्रोडक्शन था वो इंडस्ट्रीज में नहीं होता था, वो कहां पे होता था, द प्रोडक्शन वाज कैरिड बाय द क्राफ्ट्समैन। ज्यादातर जो प्रोडक्शन होता था वो कौन थे, आपके जो क्राफ्ट्समैन थे, हथकरघा थे, वो लोग इस प्रोडक्शन को क्या करते थे। इन 1890 रेलवेज एक्सपेंडेड। अब इसके साथ क्या हुआ, 1890 के टाइम के अंदर रशियन कंट्रीज के अंदर क्या हुआ, रशियन एम्पायर के अंदर रेलवेज का एक्सपेंशन हो गया, यानी कि रेलवेज की स्टैब्लिश होना बहुत स्टार्ट हो गई। व्हाट हैपेंड, एक एक्स्ट्रा फीचर्स मिल गया, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग थे, जो इंडस्ट्रीज लगाने वाले लोग थे, उनके लिए बेनिफिट हो गया कि भाई अब रशियन के अंदर जो रेलवे स्टैब्लिश हो गया तो उनके लिए सामान को लाना ले जाना इजी हो गया है। इट्स अ फैसिलिटी दैट इज हेल्प टू लोकेट एन इंडस्ट्री, जो किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने में क्या करती है, हमारे पास मदद करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड, यानी कि फॉरेन दूसरी कंट्री के लोगों ने जब देखा कि रशिया के अंदर रेलवेज बन चुकी हैं एंड नाउ इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स इनटू द रशिया, सो दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू द एशियन कंट्री, सॉरी रशियन कंट्री के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट, रशिया के अंदर अपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। दैट मीन्स व्हाट, इंडस्ट्रीज इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रीज क्या होगी, हमारे पास इंक्रीज होगी, इंडस्ट्रियां बढ़ने लगी यूरोपियन सॉरी रशियन कंट्री के अंदर, इंडस्ट्रियां एस्टेब्लिश होने लगी। देन लेकिन जब इंडस्ट्रियां एस्टेब्लिश हो रही थी, सिंपल सी बात है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री लगा रहा था तो उसके अपने खुद के पैसे लगाता था, तो इंडस्ट्री जितने भी होती थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, दैट मीन्स व्हाट, कोल्स प्रोडक्शन। अब इसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इंक्रीज हो गया, इंडस्ट्रीज हमारे पास लगी, इंडस्ट्री लगने से क्या हुआ, जो पावर जनरेशन के लिए कोल की रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ गई। इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन था, क्योंकि जो हमारा रशिया है वहां पर काफी ज्यादा आयरन ओर और ये चीजें निकाली जाती हैं, तो उनका भी प्रोडक्शन बढ़ गया। क्या सिचुएशन है इसमें, आपका कोल का जो प्रोडक्शन था वो लगभग क्या हो गया, आपका डबल हो गया था। देखिए लगभग डबल हो गया, इट इज डबल्ड द प्रोडक्शन ऑफ द कोल एज पर द डिमांड इंक्रीज। जैसे जैसे इंडस्ट्री आती गई डिमांड बढ़ती चलेगी, और डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, जो कोल का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज कितना पहुंच गया, आपका डबल हो गया। एंड शीट एंड आयरन आउटपुट क्वाड्रुप्लेट, और जो आयरन और शीट का जो प्रोडक्शन होता था वो 4 गुना तक हमारे पास बढ़ गया। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, सिंपल से होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रीज की वजह से ही ऐसा हुआ। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, लेट्स सी समथिंग अबाउट दिस ग्रोइंग इंडस्ट्री। अब कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में बात, जो इंडस्ट्रियां बढ़ रही थी उनके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ज्यादातर इंडस्ट्रियां थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से आते थे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते थे और वो चाहते थे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाए। दे वांट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। इसके लिए क्या किया जाए, तो एट दैट टाइम जो वर्कर्स थे उन्हीं पे डिपेंड होते थे, वर्कर्स को ही एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा किया जाता है, यानी कि उनका ही शोषण बहुत ज्यादा किया जाता था। सो व्हाट डिड सी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जितनी भी इंडस्ट्री लगती थी वो क्या थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। कार्ल मार्क्स के आइडियाज क्या चाहते थे, जो इंडस्ट्रीज हो या जो प्रॉपर्टी हो वो इंडिविजुअली ओन्ड नहीं होनी चाहिए, दे वांट दिस थिंग। लेकिन यहाँ पर क्या था, अभी जितनी भी इंडस्ट्रियां थी वो थी प्राइवेट ओन थी, अपने अपने ओनर्स थे उनके, एंड जिनको इंडस्ट्रीज कहते थे या फिर कैपिटलिस्ट कहते थे, एंड दे वांट मैक्सिमम द प्रॉफिट, और वो अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट कमाना चाहते थे। इन दैट केस व्हाट दे डिड, अब हम अगर जाने तो वो ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। सो इन दैट केस वो क्या करते थे, जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स बनाए जाते थे उनको क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। अब हम अगर जाने तो सर कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, क्या गवर्नमेंट ने इनको रेगुलेट करने के लिए कोई रूल्स नहीं बना रखे थे? बिल्कुल बनाए हुए थे, गवर्नमेंट ने इनके लिए रूल्स बनाए हुए थे। सो देयर वर मेनी रूल्स दैट वर मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बनाए हुए थे, बट गवर्नमेंट वर्क टू
एंश्योर द मिनिमम वेजेस एंड द लिमिटेड आवर्स। और गवर्नमेंट ने किस चीज पे किया, वर्क किया, गवर्नमेंट हेल्प, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए कि भाई मिनिमम वेजेस डिसाइड किए गए और वर्किंग आवर्स उनको लिमिटेड रखा गया। लेकिन ज़्यादातर जो फैक्ट्री के जो इंस्पेक्टर होते थे वो इनको रोक नहीं पाते थे कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इन रूल्स का, उस एक्सप्लॉयटेशन को रोक नहीं पाते थे। सो द वर्कर्स हैड टू वर्क फॉर द लॉन्ग आवर्स। सो व्हाट हैपेंड, इन रूल्स की वजह से गवर्नमेंट ने तो रूल बनाए हुए थे बट ऑफनली क्या होता था, रूल को ब्रोक कर दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था, मिसयूज किया जाता था इन रूल्स का। और क्या होता था आपका, ऑफन दीज रूल्स वर ब्रोकन, ज्यादा इन रूल्स को तोड़ा जाता था। एंड क्योंकि जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता था वो इन पे कंट्रोल नहीं रख पाते थे। लॉन्ग वर्किंग आवर्स अप टू 16 to 10 आवर्स। अब जो वर्कर्स होते थे इनको बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता था, वेजेस कम होते थे इनके कंपैरिजन में, जितना वर्क करवाया जाता था उसके कंपैरिजन में इनको जो पैसे मिलते थे बहुत ही कम मिलते थे। वर्कर्स वर अकोमोडेटेड इन रूम्स, डॉर्मिटोरीज इन एक्सेट्रा। अब वर्कर्स के लिए क्या था, आपका कोई ज्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। आपको इसमें दे रखा है बुक में भी, आप देख सकते हैं आपका, जहाँ पे उनको रूम्स अलॉट किए गए थे या फिर डॉर्मिटोरीज जहाँ पे आपका मल्टीपल वर्कर्स रहते थे। सिर्फ एक सोने की जगह उनको प्रोवाइड करवाई जाती थी, अपने साथ फैमिलीज को नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स वॉज नॉट दैट मच गुड, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। दिस इज द इकोनॉमी अगर हम बात करते हैं, हमारे पास मेजर इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। जो प्रोड्यूसर्स थे वो अपने लिए भी प्रोड्यूस करते थे और मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे। इसके बाद रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, रेलवे के एक्सपेंशन होने की वजह से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगे। लेकिन इंडस्ट्रीज से हुआ क्या, जो जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई उनको प्रॉफिट ज्यादा हुए, उन्होंने जो रूल्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया, राइट। लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक लोगों को काम करना पड़ रहा था। तो धीरे धीरे करके जो कंडीशन थी दैट वाज नॉट फेवरेबल टू द वर्कर्स, तो कंडीशन जो थी वर्कर्स के फेवर में नहीं थी। और धीरे धीरे इसी चीज से लोगों में एक कह सकते हैं आपका असंतोष फैलना, दैट इज व्हाट डिससैटिस्फैक्शन। द पीपल डिससैटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्क कर रहे थे उनसे क्या डिससैटिस्फाइड थे। अनदर थिंग दैट इज वी हैव डिस्कस्ड कि कार्ल मार्क्स ने ऑलरेडी आइडियाज दे दिए थे कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअली ओन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जो पैसा लगाया जाता है दैट इज नो डाउट दैट इज कैपिटलिस्ट, सारा पैसा लगाता तो कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। लेकिन उस प्रॉपर्टी को प्रॉफिटेबल बनाने में किसका हाथ है, वर्कर्स का हाथ है। तो प्रॉफिट जो है आपका वो वर्कर्स के अंदर भी शेयर किया जाना चाहिए। एंड फॉर दैट दे डिमांडेड दैट कोऑपरेटिव शुड बी देयर, उनके उन्होंने क्या बोला, कोऑपरेटिव वहां पर होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास था। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे इज वेरी सिंपल। रशिया के बारे में हमने जाना, उसकी जो बैकग्राउंड था उसके बारे में जाना, किंग कौन था वहां पे राज करता था, राइट, उसकी इकोनॉमी किस चीज पे डिपेंड करती थी। फिर इंडस्ट्रियां आई, इंडस्ट्रीज की वजह से किस तरह से इकोनॉमी में चेंज आया और वर्कर्स की जो कंडीशन थी वो कैसे आपकी वर्सन होती चली गई। सो दिस वाज द टाइम ऑफ 1949 इट्स एम्पायर द इकोनॉमी। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर इसके अलावा भी आपकी क्वेरी होती है, सो आपकी लाइव क्लास जब होती है तो आप अपनी क्वेरीज को क्लियर कीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।